Okay, so what I was telling you regarding this, multiple question will be asked about Z. If Z is less than 1 or Z is more than 1, what will happen? Okay, तो और उनके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं जो कि मैंने कल बताया। आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। लिक्विफैक्शन का मतलब है हमें गैसेस को लिक्विड बनाना है। और आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा है? 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई टेम्परेचर को लो कर दो और प्रेशर को क्या कर दो? हाई। तो ये दो कंडीशन थी, इन दो कंडीशन के बेस्ड हम लोग किसी भी गैस को लिक्विफाई करते हैं। कौन आया भाई? रक्षित एज यूजुअल। सो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, कल मैंने कुछ बोला था बच्चों से कि ये बच्चे पढ़ के आना। लेट मी सी कौन इसको जवाब दे पाता है, समझ पाता है कि हाँ भाई ये डोम मैंने अच्छे से समझा, इतना मुश्किल नहीं था। आप में किसी ने ट्राई किया कि नहीं? किसी ने ट्राई किया कि नहीं? बोलो। वेरी गुड, एज आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। बॉयज में अर्श ने किया। ओके, मैं नहीं कहता हूँ कि आपको 100% समझ में आ जाए, नो नो प्रॉब्लम, बाकी के लिए तो मैं बैठा हूँ ना। आप कितना समझ पाए वो आपका कैलिबर है। तो कितने % सीखे आप? चीजें समझ में आ गई या नहीं आई? हैं? 50? चलो ठीक है, आप 50 तो समझे। यहाँ तो लोगों ने उसको छुआ तक नहीं होगा, मुझे मालूम है। लोगों ने इसको छुआ भी नहीं होगा, पता है। नूपुर इज देयर? नूपुर नहीं है। नूपुर, नूपुर ने कुछ लिखा था शायद ना। अर्श, क्या हो गया भाई? हाँ, नूपुर ने कुछ लिखा है। बिकॉज माई वाईफाई इज नॉट वर्किंग। ऐसा होता है क्या? वाईफाई अगर काम नहीं कर रहा तो नेट, अपना मोबाइल का नेट तो काम करता है यार। चलो, वो थोड़ा सा कन्या राशि टाइप लड़का है, मुझे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे पढ़ता नहीं है वो। चलो भाई, आप लोगों ने समझा या नहीं समझा, नो मैटर। किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको कुछ बताने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ये ग्राफ जिसकी समझ में आ गया, मतलब उसको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। अर्श, अगर तुमने ट्राई किया था तो समझ में बात आ गई ना कि सब कुछ इसी ग्राफ में छुपा हुआ है ना? तो भाई सब लोग तैयार हो जाओ, सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ समझने के लिए। जरा सा भी मिस करोगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? थॉमस एंड्रयूज। उसने भी कार्बन डाइऑक्साइड पे ही काम किया था, और हम कार्बन डाइऑक्साइड से शुरुआत भी करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा टेम्परेचर है जो उसका टेम्परेचर किसका, जिस एट विच टेम्परेचर स्टार्ट्स लिक्विफाइंग। तो उस टेम्परेचर को जो मिनिमम, सॉरी, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, एक ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जहां से उसका लिक्विफैक्शन शुरू होता है, दैट इज 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ध्यान से सुनना, समझना है आपको। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप 30.99 रख दो या 31 डिग्री सेंटीग्रेड रख दो, आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, जो मर्जी कर लो, ये गैस लिक्विफाई नहीं होने वाली, जो मर्जी कर लो।
तो ये पता चला, सबसे पहले पता किया गया कि भाई वो टेम्परेचर बताओ जो मैक्सिमम है, भाई इसके बाद तो होगी ही नहीं। भाई ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये इसके बाद आपको नहीं, इससे कम रखोगे तो गैस लिक्विफाई होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। और इस टेम्परेचर का नाम उसने दिया क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या नाम दिया? क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इसका मतलब यहां पे मैक्सिमम प्रेशर लगेगा। इस वाले टेम्परेचर पे मैक्सिमम प्रेशर लगने वाला है। अगर मैं इस 30.98 को 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो ये मैक्सिमम प्रेशर नहीं, थोड़ा सा कम लगेगा तो भी काम चल जाएगा। और अगर मैं इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो इसका मतलब और कम प्रेशर में मेरा काम हो जाएगा, बड़ी जल्दी गैस लिक्विफाई होगी। और अगर मैं माइनस की तरफ आ जाऊं फिर तो और भी बढ़िया है, बहुत कम प्रेशर में लिक्विफाई हो जाएगी गैस, क्योंकि ठंडी कर दिया बहुत ज्यादा मैक्सिमम। तो पहले ये बताओ, ये जो अभी मैंने बातें बताई वो आपकी समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई? हाँ, तो वो जो प्रेशर होगा, वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो आपने निकाला वो तो क्रिटिकल टेम्परेचर है। और उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर भी होगा। तो बाद में पता चला कि 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो गैस लिक्विफाई होनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है ना? और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। मतलब 1 मोल अगर आप गैस का लेते हो और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो जितना उसका 1 मोल का वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, वीसी। ये सी लिखा हुआ है, टी सी का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, वी सी मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम, एन पी सी का मतलब है, सी बड़ा मत लिखना, छोटा सा लिखना, इसका मतलब क्रिटिकल प्रेशर की बात करता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड और 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होगा। हर गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ऐसा मत सोचना सबका एक ही है। कल मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, आपको बताया था, आपने टेबल में पढ़ा भी था। अब आगे ध्यान दो, अब आगे क्या बोलता है ये, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के ही बारे में बोल रहा है, ये आइसोथर्म है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे क्या कहानी बनती है वो मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझना। मान लो सबसे पहले तो ये तो है वॉल्यूम, ध्यान से देख लो भाई, एक्स एक्सिस क्या है हमारा? वॉल्यूम। मतलब इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे आप अक्रॉस जाते हो तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पे नंबर बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वेरी सिंपल, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ इस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, आप लोग बताओगे मुझे, कोई भी गैस है अगर उसको लिक्विफाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, या कितना, बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ना भाई। लिक्विड बनने पे तो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगी, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और ऊपर से साथ में कंप्रेस्ड है। अब आप अंदाजा लगाओ कि ब्यूटेन जो है C4H10, ब्यूटेन जो आपके घरों में जो गैस जलती है ना, एलपीजी की बात कर रहा हूं, तो वो गैस एक सिलेंडर होता है सिंपली, और वही एक सिलेंडर आपके पूरे 1 से 1.5 महीने, डिपेंड्स आप कैसा खाना बनाते हो, कितना बनाते हो, कितने दिन, तो वो आइडिया लगता है 1 महीने से लेके 40 दिन तक शायद काफी लोगों का गैस चलता होगा। वो डिपेंड करता है आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितना खाना बनता है। 2 मेंबर हैं तो शायद 2 महीने भी चल जाए, कितनी बार बनता है। तो आप अंदाजा लगाओ कि छोटा सा एक सिलेंडर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपके घर का फ्यूल 1 महीने तक चलता है। वो बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि कंप्रेस्ड गैस कैसे कंप्रेस कर देंगे, तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस है वो, लेकिन जैसे हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में छोड़ेंगे, क्योंकि उसको हम 73 से भी ज्यादा प्रेशर दे दे के रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उसका, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर। और कभी कल तुमने सुना भी होगा, कल आग लग गई थी कहीं मेरठ मुजफ्फरनगर रुड़की के पास, गैस के सिलेंडर फट गए। बहुत जबरदस्त गैस एक्सप्लोजन होता है, अगर फूटता है तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है ये।
तो 73 तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा है। खैर खैर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो आप ध्यान दो। अब इसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो इसने कहाँ रखा, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लाल वाली लाइन, पहली टॉप की लाल वाली लाइन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। 50 डिग्री का अगर टेम्परेचर है 50 डिग्री, तो ये लाइन ऐसे चली गई, उसको कोई लेना देना नहीं, डोम के अंदर घुसी ही नहीं। बोल रहा है भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है लिक्विफैक्शन से। लिक्विफैक्शन क्या होता है आई डोंट नो, क्योंकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ होना ही नहीं है। फिर उसके बाद आता है 31.1, लेकिन आपने तो पढ़ा है 30.98 क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्या इस पे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये वाली लाइन यहाँ ध्यान दो, इधर यहाँ पे एफ 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 पॉइंट से चलेगा और ये ग्रीन वाली लाइन सीधी निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला, जी पॉइंट पे आ जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला इस गैस का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आपका सिलेबस शुरू होता है, टॉपिक शुरू होता है जब इसको आप 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लेके आते हो। टीसी, टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ लेके आते हो। फिर उसके बाद जब ये चल पड़ता है ग्राफ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जैसे ही पहुंचता है तो डोम का टॉप पोर्शन को टच करता हुआ जाता है, बता देता है अपनी मंशा ये कि भाई अब मैं लिक्विफाई होने वाला हूं। अगर जरा सा भी टेम्परेचर कम कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा और मैं लिक्विफाई हो जाऊंगा। जस्ट टच करता है इसको यहाँ पे ई वाले पॉइंट पे। अब इसके बाद क्या करते हो आप, क्रिटिकल टेम्परेचर से किसको कम कर देते हो। कम करके अगला ग्राफ कहाँ आएगा, ये 21.5। ध्यान देना प्लीज, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही आएगा। अब आप जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट। अब यहाँ से सीखना आपको, जो अभी मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा आपको ध्यान रखना। ए पॉइंट से चलिए, ए पॉइंट चलने का मतलब और कुछ नहीं है, चलना वलना कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ। ए पॉइंट पे गैस है, ए पॉइंट का मतलब इतना वॉल्यूम है, इतना इतना वॉल्यूम है इसका, क्योंकि प्रेशर क्या है, जीरो है, मतलब कम है, बहुत कम है। अब जब ये प्रेशर आप बढ़ाना शुरू किया, ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे ये देखो प्रेशर बढ़ा तो ये भी चला इधर, चल पड़ा आगे। और प्रेशर बढ़ाया, आप यहाँ तक आ गए, P2 है ना, क्या लिखा है, हाँ P2 है, बहुत छोटा छोटा लिखा है। P2 तक पहुंचा तो ये आपका बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट को क्या कर रहा है, ये डोम के अंदर, ये डोम जो बना हुआ है ना, डोम के एंट्री पॉइंट पे पहुंच गया। बोला अब मैं भाई लिक्विफाई होने वाला हूं। अभी लिक्विड बना नहीं है, लिक्विफाई होने वाला है। अब आप क्या करते हो, धीरे धीरे जब इस टेम्परेचर पे रखते हो आप 21.5 पे, और इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर दे देते हो, तो धीरे से एंट्री करती है डोम में। डोम का मतलब आप बोलोगे क्या कहीं एंट्री करती है, अरे भाई एंट्री वेंट्री कहीं नहीं करती है। ये जो डोम के अंदर जो भी प्लेस दिया हुआ है, इस प्लेस का मतलब है कि गैस जो है, ध्यान से सुनना, गैस जो है वो को एग्जिस्टेंस इसकी बताती। को एग्जिस्ट का मतलब गैस भी और साथ में लिक्विड भी। मतलब वो गैस जो आपके पास है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। और ध्यान देना, एक चीज और बता दूं, अब ये डोम का ऊपरी हिस्सा है, तो ऊपरी हिस्सा, सीधी बात है, डोम कोई भी ऐसे वैसे बनाओगे तो जितना ऊपर रहेगा, ऊपर की लाइन जो है ना छोटी रहेगी, और अगर आप नीचे जैसे आते जाओगे लाइन बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और सीधी सी बात है, जो लाइन नीचे से जा रही है इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। कम टेम्परेचर पे आप उसको लिक्विफाई कर रहे हो, जितना ज्यादा जितना बड़ा, कहने का मतलब जितना कम टेम्परेचर रखोगे, मान लो 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो, तो आप देखो जगह ध्यान से इस लाइन को, ये लाइन और लंबी हो रही है, मतलब यहाँ पे को एग्जिस्टेंस कंडीशन क्रिएट होती है। और फिर उसके बाद ध्यान से सुनना, ये जो 21.5 से मैंने यहाँ से छोड़ा था, ये यहाँ तक आके एक को एग्जिस्टेंस सिस्टम आ गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, ध्यान देना, P2 प्रेशर पे जैसे जैसे उसका प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रही है। और जैसे ये सी पॉइंट के पास आती है और प्रेशर बढ़ाते हो, आप देखो प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ाते हो, यहां तक आते आते पूरी तरह से लिक्विफाई हो जाती है। कितने टेम्परेचर पे, 21.5 पे।
बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भैया, समझ में आ रही है? ये जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग अब धीरे धीरे समझ रहे होंगे, और जो ये लाइन भी समझ में आएगी उनको कि नीचे नीचे जैसे जैसे नीचे आता जाएगा और इसका ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। टेम्परेचर अगर कम रखोगे तो लाइन की ये लेंथ है ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सेम वे यहाँ पे 13.1 देखो। अब आपने क्या किया, 13.1 मतलब बहुत कम कर दिया टेम्परेचर, आपने कम कर दिया तो ये देखो बहुत जल्दी ये फट से इस लाइन को पकड़ ली। बात को समझो आप, ये जो 21.5 था तो इसको पकड़ने में, डी पॉइंट पकड़ने में, इस लाइन को पकड़ने में, ये देखो मिनिमम वॉल्यूम है। ये मिनिमम वॉल्यूम मतलब लिक्विड बन चुकी है, मिनिमम वॉल्यूम मतलब लिक्विड बन जाएगी, और इसको पकड़ते पकड़ते यहां तक आपको प्रेशर देना पड़ा। लेकिन जब आपने 13.1 रखा तो देखो खट से यहां तक आते आते ही वो लिक्विफाई हो गई पूरी तरह से कंप्लीटली। कल मेरे बोलने के बाद भी आप लोग पढ़े नहीं यार, मज़ा नहीं आता है ऐसे। थोड़ा सा कभी कभी चैलेंजिंग लिया करो, कोशिश तो करो। मैंने क्लियर आपको ये बोला था कि आप में से कोई समझ के पढ़ के दिखाओ, तो थोड़ा चैलेंजिंग लेना था आपको कि भाई क्या बोल रहे हैं सर, वाई वाई ही इज टॉकिंग लाइक दिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और खास करके एक चीज़ बता रहा हूँ, जो हायर स्टडीज करोगे ना तब मैं आपको याद आऊँगा, एक एक लाइन आपको याद आएगी कि कैसे पढ़ाया गया था, कैसे समझाया गया था। चलो ठीक है, नहीं समझते हो क्या करूँ मैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी सी समझा रहा है ये। अब आप एक चीज बताओगे मुझे, एक काम करो यहां तक पढ़ो आप पहले। वन फेस मतलब, फेस का मतलब यहाँ पे मैं पहले बता दूं आपको, फेस का मतलब क्या है। फेस यहाँ पे दो है, एक गैसियस फेस और एक लिक्विड फेस। अच्छा, जब भी कोई आइटम मान लो गैस कंटेनर के अंदर है और वो लिक्विफाई होना शुरू हुई है, ध्यान देना प्लीज, तो मान लो वो गैस ऊपरी ऊपरी हिस्से में गैस रहेगी, ध्यान देना, ऊपरी हिस्से में गैस रहेगी और नीचे वाले हिस्से में लिक्विड रहेगा। ठीक है, अब ऐसे में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप कंप्रेस कर रहे हो आप स्लोली, ये जो मॉलिक्यूल है वो सब लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो रहे हैं स्लोली। तो होता क्या है, कभी आपने, कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को यार, कभी ग्लास को बंद कर दो आप, उसके अंदर आइस डाल दो और पानी होना चाहिए, पानी डालो और आइस डाल दो, आइस क्यूब्स वगैरह आप डाल दो, तो एक सिचुएशन आएगी जब कुछ पोर्शन फ्रीज होगा और कुछ कुछ पोर्शन लिक्विड होगा, तो ऐसे में क्या होगा, एक लेयर दिखाई देगी यहाँ पे, इसको बोलते हैं लेयर ऑफ सेपरेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेयर ऑफ सेपरेशन का मतलब जानते हो, मतलब आपको यहाँ पे एक सेपरेट लेयर दिखाई देगी कि भाई यहाँ के नीचे, हाँ, दो अलग स्टेट की सिचुएशन ऐसे बताएगा। तो कभी कभी क्या होगा, धीरे 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 ये स्टेट जो आपको लेयर दिखाई दे रही है दिखाई देना बंद हो जाएगी। कब दिखाई देना बंद होगी, जब ये पूरा का पूरा सिंगल फेस में हो जाएगा। जब ये पूरा पूरा सिंगल फेस में हो जाएगा तो आपको कैसे दिखाई देगा, फिर तो कुछ दिखाई नहीं देगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं? भाई मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूं मैंने पूरी कोशिश की है, अब आपका काम है पढ़ना। और देखो सिंपली मैं पढ़ा के और आगे निकल जाऊं, मैं अभी फटाफट सारा खत्म करके बैठ जाऊं, पता लगा आप घर गए पढ़े ही नहीं। सरफेस टेंशन के बारे में बात करता हूं मैं, तो अब आप लोग एक चीज बताओ मुझे, आप लोग जब नहाते हो तो टॉवेल कौन सा यूज करते हो? क्या आप कोई भी कपड़ा ले लो जो टेरिलिन वगैरह का है, टेरिकॉट का है या पॉलिस्टर का है, आप उससे कपड़े से पोंछोगे अपने बदन को तो क्या पानी एब्जॉर्ब करेगा? या मुंह धो के आए, मुंह के ऊपर उस कपड़े से कभी यूज किया भी हो गलती से, तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। क्यों नहीं करता, बोलो भाई, कहाँ चले गए सब लोग? मेरी आवाज आ रही कि नहीं? लैगिंग वगैरह तो नहीं है, कुछ लैग हो रहा है तो बता दिया करो। चलो अब मुझे ये बताओ पहले आप लोग, हाँ मैं रिपीट करूंगा, मैं क्या पूछना चाहता हूँ सरफेस टेंशन के टॉपिक में, जब आप नहाते हो
नहाने के बाद आप कोई टेरिकॉट, टेरिलिन, पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं ना कुछ, आप उससे, कोई पैंट का कपड़ा जैसे पैंट वगैरह है, आप उससे मुंह को पोछो, मुंह धो के आए मुंह को पोछो, क्या मुंह का पानी एब्जॉर्ब करता है? अरे यार कितनी बार रिपीट करो यार, क्या लैग हो रहा है क्या? कौन है? किसको प्रॉब्लम हो रही है भाई? कौन है? कौन पूछ रहा है? एक बार फिर से, एक बार फिर से बताओ तो सही जरा मेरी मैं कौन अली है? किसको प्रॉब्लम हो रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैंने क्या बोला? जब आप मुंह, अच्छा अच्छा अच्छा, ये श्रवण है, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोलता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप कपड़े, सॉरी, आप मुंह वॉश करते हो, अपना फेस वॉश करते हो, तो आप अगर कोई पैंट का कपड़ा है ना, जो आप पैंट पहनते हो ना जो, या कोई शर्ट है जो कॉटन की नहीं है, जो कॉटन की नहीं है, तो क्या होता है? क्या आपका मुंह साफ हो जाता है, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है? क्यों? और फिर आप बोलते हो नहीं यार ये तो बेकार हो गया, टॉवेल लूंगा मैं तो। या तो देखा होगा आप लोगों ने, एक गमछा होता है, गमछा, गमछा समझते हो? क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, उड़िया में क्या बोलते हैं, गमछा ही बोलते हैं शायद। बहुत ही पतले कपड़े का होता है, बिल्कुल कॉटन का होता है, और बहुत बढ़िया होता है, फटाफट पानी ऑब्जॉर्व कर लेता है। आप बता सकते हो क्यों? एयरफोर्स, सॉरी, हाकिम पेट वाले बताएंगे, ये तो पढ़ चुके हैं टॉपिक। चलो जल्दी करो फटाफट। चलो छोड़ो, सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? एक चीज बताओ मुझे, आपने व्हीकल बहुत सारे देखे हैं, सब व्हीकल देखे हैं, बाइक देखी, कार देखी, सब देखे हैं, आपने देखा होगा सबका, सब, और ये सब चीजें मॉडर्न युग में बनी है, पुराने समय में नहीं थी। सबके जो पेट्रोल की टंकी है वो कहाँ होती है? ऊपर होती है। इंजन कहाँ होता है? नीचे होता है कि नहीं? अरे बोलो यार, है ना? फ्यूल फ्यूल जो है ऊपर रहेगा, इंजन जो है वो नीचे रहेगा, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से फ्यूल नीचे आएगा और वो बर्न होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे पूर्वज जो थे ना, हमारे पूर्वज बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने दिया लिया और वो दिया ऊपर ऐसे ऐसे बत्ती लगा देते थे, लालटेन टाइप, और यहाँ फ्यूल होता था, उनका फ्यूल नीचे रहता था, अब दिया ऊपर जलता था। एम आई राइट? बोलो, यहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती है, यहाँ ग्रेविटी की जरूरत नहीं है क्या? ऊपर फ्यूल जल रहा है देखो। हाँ, यस, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। आप मुझे बता सकते हो, पहाड़ों के ऊपर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, जैसे पहाड़ों के ऊपर से झरना बहता रहता है, और खास करके वो पहाड़ जहां आइस नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि भाई झरना बह रहा है, पानी आ रहा है उधर से ऊपर से, तो आप क्या बोलोगे? सर ऊपर बर्फ होगी, वो पिघल रही है। मैंने पहले बता दिया वहां आइस वाइस कुछ नहीं है, फिर भी झरने से पानी आ रहा है, वो कहां से आ रहा है पानी? वहां भी कैपिलरी एक्शन होता है। जो पेड़ होते हैं ना, ट्रीज, जंगल होना जरूरी है, जंगल होना जरूरी है,
तो उनकी जड़ें जो होती हैं, रूट्स, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी को ऊपर की तरफ लेके आती हैं। याद रहे, बहुत पतले पतले होने चाहिए, धागे जैसा। आपके तौलिए में क्या होता है, बहुत पतले पतले धागे होते हैं, बहुत पतले पतले धागे होते हैं। उनको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सेम वे जो रूट्स होते हैं वो भी ऊपर की तरफ पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ऊपर की तरफ। और जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो धीरे धीरे एक एक प्लांट थोड़ा 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 पानी देगा, तो जंगल का ढेर सारा पानी ढलान पे इकट्ठा होना शुरू होता है और छोटा सा झरना बन जाता है। तो ये कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। आपके फिजिक्स चैप्टर में ये बहुत मजेदार टॉपिक है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था। देखो अभी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है, प्रेशर वाला है। चैप्टर का नाम क्या है, उसमें भी सरफेस टेंशन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब इसके बाद एक चीज और मैं बताता हूँ, अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। धर्म, कुछ धर्म की चीजें बीच में आ जाती हैं कभी कभी। कोई बताया था कि भाई गणेश जी ने दूध पी लिया। आप एक काम करो, चम्मच लो, आप थोड़ा सा ऐसे चम्मच लो और चम्मच में दूध भर लो, मिल्क। और किसी भी, कोई कुछ भी हो, आप उसके साथ टच करो इसको। कोई भी सरफेस ले लो, आप कुछ भी आज घर में कर लेना, आज घर में कर लेना, चाहे पानी ले लो, दूध नहीं, जरूरी नहीं है। आप एक सरफेस या किसी चीज को टच कर दो बस, आप देखोगे धीरे तेजी के साथ पानी इधर की तरफ भागता है। पानी तेजी के साथ इधर जिस जिस सरफेस को टच करते हो उसकी तरफ भागता है। क्या आपने कभी देखा है ये? किसने किया है आज तक, किसने किया है? अगर नहीं किया तो आप अपने घर में कर सकते हो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर आपको करना है तो देख लो, और नहीं करना है तो मैं आगे पढ़ाता हूँ, आप घर में देख लेना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि ये जो टच करते हैं ना, ड्यू टू सरफेस टेंशन है, पानी तेजी से भागता है उस सरफेस की तरफ, क्योंकि वो हार्ड हार्ड सरफेस है, नॉर्मल सरफेस है, वहां पानी है नहीं। ये सरफेस सरफेस टेंशन की वजह से आगे की तरफ भागता है। ये सारी एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सब की सब सरफेस टेंशन का कमाल है। आपको पता है सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी लिक्विड, खास करके मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी लिक्विड कैसी शेप एक्वायर करता है, स्फीयर। वेरी गुड, हमेशा ये स्फीयर एक्वायर करने की कोशिश करता है। आपने मरकरी देखा है ना, हमेशा मरकरी तो रहता ही हमेशा स्फेरिकल। कभी कभी थर्मामीटर तोड़ा है क्या था घर में? किसी ने तो तोड़ा ही होगा। कभी सर थर्मामीटर टूटता है तब देखो मरकरी किस तरीके से बिल गोल 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 ना पूरे कमरे में भर जाता है, इधर उधर भागता है। इकट्ठा कर लोगे तो बड़ा सा गोला बन जाता है। किसी ने किया कभी? हाँ, क्या बोले? मैं हाथ में जल्दी क्या, नहीं कुछ बोल रहा है यार, मेरी समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो भाई। अमन, अमन है शायद, क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहाँ पढ़ लिए भाई? अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, अच्छा ठीक है ठीक है। शायद उसमें भी होता होगा, मुझे नहीं मालूम है उसमें क्या मैकेनिज्म है। आई डोंट नो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ थर्मामीटर, जो नॉर्मल डॉक्टर यूज करता है। एनीवे, तो ये सब हमेशा ऐसी शेप अक्वायर करेंगे, हमेशा। आप एक चीज बताओ मुझे, ग्लास में पानी भरते हो आप, ध्यान से सुनना, ग्लास में पानी भर दो आप, तो बिल्कुल लबालब भर दो, और एक काम करो मरकरी भर दो एक में, या एक बिल्कुल कैपिलरी जैसा एक ट्यूब ले लो आप, छोटा सा। ध्यान देना, अगर बहुत पतली ट्यूब है, ये बहुत पतली का मतलब बहुत पतली, मैं इतनी पतली कि मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। अगर इतनी पतली सी कोई चीज लेके और आप एक कंटेनर के अंदर, लिक्विड है मान लो, ध्यान से सुनना सभी लोग, इसमें लिक्विड है और आपने क्या किया इसके अंदर इसको डिप कर दिया इसमें, क्या होगा? कुछ बता सकते हो? यस, पानी यहाँ हो सकता है, पानी का लेवल यहाँ तक है बस, बट इट विल लुक अप टू हियर।
ये पानी क्यों रेज हुआ, कोई बता सकता है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। अब दूसरी बात बताने चल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप ऐसे बनाओगे कैपिलरी एक्शन होगा, तो एक ऐसे बनाता है और कोई ऐसे बनाता है। कभी आप ग्लास भर देते हो पानी से, आप आज पानी भर के देखना, आप एक ग्लास है आपके पास, ये पूरा लबालब भर दो, तो जो पानी का जो सरफेस है ना, ऐसे ऊपर की तरफ रहता है। कभी कभी देखा भी होगा यार, ये ऊपर की तरफ ऊपर उठा हुआ सा लगता है। हैव सीन? मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल लबालब भर दोगे ना आप, तो ऐसे पानी ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आता है। ऐसा हो सकता है फिगर में मैं ज्यादा दिखा रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। ये बात सही है या नहीं? आप में से किसी ने देखा ही नहीं है, कमाल है। हाँ, अब आज देखना, मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो डेली प्रैक्टिकल की यूजेस की हैं। तो कमाल ये देखोगे आप, जो पानी है ना उसका शेप ऐसा रहेगा कैपिलरी के अंदर, और कैपिलरी के अंदर अगर मरकरी डालोगे तो मरकरी ऐसा रहेगा। ये फिजिक्स का पार्ट है, मैं जस्ट आपको बताया हूं, अभी फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं इसको, फ्लूइड। क्या नाम है भाई इस चैप्टर का, फ्लूइड वाले का? तुम्हारे फिजिक्स में है कि नहीं है चैप्टर? पता ही नहीं है, चलो छोड़ो। हाँ, मैकेनिकल फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं, चलो छोड़ो। अभी मैंने आपको जो सरफेस टेंशन बताया हूं, पहले उसके ऊपर आ जाओ। एक काम करो, सरफेस टेंशन को पढ़ना शुरू करो, चलो यहां से पढ़ना शुरू करो, कम ऑन। हाँ, एक चीज और, सरफेस टेंशन के बारे में सुन लो। पता नहीं आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं, किसी ने बताया है, बहुत बढ़िया लोगों ने बताया है, आपको भी बता दूं कि पानी जो पीते हैं ना हम लोग, ग्लास में लेके पीने की जरूरत नहीं है, हो सके तो उसको लोटे में पियो। ऐसा क्यों? गिलास में पीना तो बड़ा अच्छा लगता है, आसान है, लोटे में थोड़ा दिक्कत है। इसके अंदर सरफेस टेंशन लेस होती है। किसमें? इसमें ग्लास में, इसमें ज्यादा रहती है सरफेस टेंशन, ज्यादा रहनी चाहिए पानी की जो आप पीते हो, इसमें पीना बेहतर है, पहली बात। और दूसरी बात मैं क्या बता रहा था, भूल गया मैं। हाँ, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है? अब आप एक काम करो, इसको पढ़ने की कोशिश करो, जितना भी समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं सब बताऊंगा। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, एक छोटी सी चीज। कभी आपने नदी में या तालाब में कभी घुसे हो? रिवर में तो ऑलमोस्ट सभी लोग गए होंगे, कोई ना कोई रिवर में। तो आप पानी पानी में आप मतलब आपके पैर के यहाँ तक पानी में आप घुस गए, अंदर से मिट्टी निकालो। मिट्टी का मतलब हम मिट्टी नहीं बोलते हैं उसको, रेत बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। सैंड पानी के अंदर बिखरी हुई रहती है ना, लेकिन आप एक मुट्ठी भर के निकालो तो पानी नीचे चूने लग जाएगा और सारी की सारी रेत जो इकट्ठी हो जाती है फटाफट। हैव यू सीन और नॉट? भाई बाकी लोग कुछ नहीं देखे क्या? जो मैं बताया बात समझ में आई कि नहीं? रिवर में जब गए हो तो मिट्टी, अब मिट्टी नहीं बोलना चाहिए, मैं बताया ना, सैंड होती है। उस सैंड को जब आप उठाते हो तो पहले बिखरी हुई रखती है, अगर आप पानी के अंदर ही हाथ को ऐसे फैला दो तो पूरी एक एक रेत बिखरी हुई रहेगी, एक एक रेत आप अलग अलग कर सकते हो। लेकिन जैसे आप उसको पानी के बाहर निकालते हो मुट्ठी बंद करके, वो कैसी हो जाती है, एक इकट्ठी गोल दारा इकट्ठा हो जाएगा और साथ में पानी नीचे गिर पड़ेगा पूरा का पूरा। अब ये सारी की सारी रेत इकट्ठी हो गई। ये बात समझ में आई कि नहीं? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। अभी आप एक काम करो, अब पढ़ो उसको जो मैंने पढ़ाया है।
जितना मैंने बताया आपको बढ़िया से चबा चबा के पढ़ डालो। सरफेस टेंशन है, उसके बाद एक और पोर्शन पड़ता है। अच्छा हाँ, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपके बोर्ड के क्वेश्चन की बात आएगी तो इसमें सिंपली एक डेफिनेशन पूछता है और इसकी एसआई यूनिट, बस। इससे ज्यादा कोई कोई और तीसरा है कब सरफेस टेंशन बढ़ेगी और कब कम होगी, वो कंडीशंस। ये सारी चीजें मैंने बताई। यूनिट अभी एसआई यूनिट अभी आ जाएगी। चलो पढ़ डालो फटाफट, क्विक। सरफेस टेंशन पढ़ना है, जल्दी से पढ़ो, क्विक।
गुड, बहुत बढ़िया। कर लो भाई, कर लो थोड़ा थोड़ा जल्दी करो। बोर तो नहीं हो रहे हो? हम्म क्योंकि मैं आपसे ज्यादा काम करवा रहा हूँ अभी। आप लोगों को लग रहा होगा यार सर तो पढ़ा नहीं रहे, हम तो ही पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारा कितना भला हो रहा है तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें हर चीज खुद पढ़ रहे हो, बढ़िया से समझ रहे हो। मैंने तो समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, डेफिनेशन आई होगी शायद बीच में, वो डेफिनेशन आप याद कर लेना, ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ी तो। यहाँ पे मेरे ख्याल सब सीबीएसई बोर्ड वाले ही हैं। क्यों? सब सीबीएसई वाले हैं। प्रशांत, तुम्हारा कौन सा बोर्ड है? हाँ, सीबीएसई, ठीक है। क्योंकि किसी किसी स्टेट, हाँ, अभी के सिलेबस में शायद नहीं है। मैंने क्या क्या यस सर, इस बार के सिलेबस में शायद नहीं है। वो तो मैं, वो जो कल वाला भी सिलेबस में नहीं शायद। देखो आपके, हाँ मुझे पता है, सुनो, सरफेस टेंशन थोड़ी खत्म हो जाएगी दुनिया से। हाँ, अभी शायद सिलेबस में डिलीटेड, यार उसमें मारो देखो, डिलीटेड पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री, उसमें सब लिखा हुआ है। मेरे पास है शायद, कहीं रखा हुआ है, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको बता दूंगा। अरे मैंने आपको अच्छा पढ़ाने के लिए सोचा हुआ है यार, नहीं तो मुझे क्या पड़ी इतनी मेहनत करने की, बताओ मुझे। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा पढ़ो, समझो। भला किसका हो रहा है बताओ मुझे, भला किसका हो रहा है बोलो। आगे बढ़े। लड़कियां तो कुछ बोलती नहीं है। गर्ल्स, बताया करो भाई थोड़ा। श्रेया तुम्हारा? चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ता हूँ अब मतलब देखो, कुछ बच्चे ऐसा बिल्कुल मत सोचना रहे सिलेबस में तो है नहीं, फालतू में पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। तुम्हारे काम आएगा इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे क्या पड़ी अपना मैं फोड़ी करूँ इसमें। अब आ गई बात विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डेंसिटी और विस्कोसिटी, कुछ लोगों को इसमें हमेशा डाउट रहता है, हमेशा डाउट रहता है। अब आप मुझे बताओ, ऑयल जो होता है, तेल, देखने में बहुत विस्कस लगता है ना, विस्कस मतलब गाढ़ा लगता है ना, विस्कस लगता है ना, गाढ़ा सा लगता है। लेकिन वो पानी से भारी है, हल्का है? हल्का है। मान लो रिफाइंड ऑयल है, सरसों का तेल है, तो इसका मतलब वो ज्यादा डेंस है, हल्का है, तो उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है, हल्का है, लेकिन विस्कस ज्यादा है, विस्कस ज्यादा है। कभी आप अपनी बाइक की और किसी की सर्विसिंग कराने कभी गए हो? अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने आपके पापा गए होंगे या साथ में गए हो कभी? तो वो ऑयल चेंज के बारे में जब बात करते हैं, तो मोटर मैकेनिक क्या करता है, उसमें से थोड़ा ऑयल निकालता है, 2 उंगलियों में लगाता है, और उसके चिपचिपापन देखता है कितना, ऐसे ऐसे करके। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, मैं दिख रहा हूँ? हाँ, वो क्या देखता है, वो विस्कोसिटी देखता है। उसे पूछो विस्कोसिटी तो उसको नहीं मालूम, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं, ही डजंट नो। उसको मालूम है कि इसके अंदर जितना ज्यादा चिपचिपापन रहेगा, विस्कस ज्यादा है, तेल अच्छा है। अगर विस्कोसिटी कम हो चुकी है तो उसको क्या करेगा, फेंक देगा, बोलेगा इसको निकाल के नया डालो। ठीक है, एनीवे, अब आगे मुझे बताओ, विस्कोसिटी के बारे में तो मैंने बता दिया। मान लो एक काम करो, ऐसा एक फ्लैट ले लो, ऐसा एक, ऐसा, ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है, ऐसे लगा रखा आपने। तो यहाँ पे आप
एक बड़ा सा ड्रॉप पानी का रखो और यहाँ बड़ा सा ड्रॉप ऑयल का रखो, क्या होगा? फ्लो होंगे नीचे की तरफ। कौन जल्दी यहाँ पहुंचेगा? पानी जल्दी पहुंचेगा, बिकॉज इट इज लेस विस्कस, बिकॉज इट इज लेस विस्कस। तो जो ज्यादा विस्कस होगा वो स्लो आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो धीरे धीरे आएगा। और विस्कोसिटी का भी रिलेशन टेम्परेचर से है। अगर आप टेम्परेचर हाई कर देते हो ज्यादा टेम्परेचर में, तो इसकी भी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, लूज कर देगा विस्कोसिटी, जो विस्कस प्रॉपर्टी लूज करेगा। अच्छा, आप में से कितने फ्लोइंग रिवर की बात कर रहा हूँ। फ्लोइंग रिवर का मतलब है बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी नदी, पानी बहुत तेज है लेकिन फास्ट, बहुत तेज चल रहा है, और पानी कहां तक है? घुटनों तक, या घुटने से थोड़ा ऊपर, घुटने से थोड़ा ऊपर तक पानी बह रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले तो आप लोग ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पानी ऐसे क्रॉस किया है, रिवर क्रॉस की है, गांव वगैरह में गए हैं तो? कौन? अरे बोट नहीं यार, प्रैक्टिकल बात कर, तैरना भी नहीं है यार, तैरना नहीं है, मैंने तैरने के लिए थोड़ी बोला है। अरे आपके घुटने तक पानी होगा, तैर के जाओगे? बताओ मुझे। पानी बहुत तेज है लेकिन फास्ट, समझ लो ऊपर पहाड़ की तरफ से ऊपर से पानी आ रहा है, थोड़ा तेज पानी बह रहा है, और आपको उतरना है किनारे। और अगर आप शहर से गए हो और गांव का कोई बंदा है तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, वो बोलेगा भैया नहीं तो गिर पड़ोगे तुम। तो पहली इंस्ट्रक्शन ऐसी है, देखो ध्यान से सुनो इधर। पानी अगर इधर की तरफ से बह रहा है, इधर की तरफ से आ रहा है, और आपको यहाँ पहुंचना है, यहाँ से सुनना ध्यान से, तो आपको बोलेगा आपकी डायरेक्शन यहाँ होनी चाहिए, आपको बोलेगा इधर जाओ, यहाँ पे जाओ। जब यहाँ के लिए ट्राई करोगे ना, तब आप यहाँ पहुंचोगे, क्योंकि पानी का फ्लो आपको बार बार धकेलेगा इधर। तो बोलेगा टारगेट आप यहाँ के लिए करो, तब आप यहाँ पहुंचोगे, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बोलेगा, बता सकते हो आपको क्या इंस्ट्रक्शन देगा वो आपको? एनीबॉडी? सेफ्टी की बात कर रहा है वो, सेफ्टी। मैंने बोला है फास्ट बह रहा है पानी, फास्ट, काफी फास्ट। आप क्या प्रिकॉशन लेंगे? हाँ बोलो। नहीं है सपोर्ट, नॉट रिक्वायर्ड। घुटनों तक पानी है, थोड़ा सा ज्यादा है पानी है वो, उसमें क्या डंडा वंडा नहीं लिया, क्या कर लोगे डंडा? डंडा क्या सपोर्ट करेगा आपको? कुछ नहीं करेगा, डंडा आपकी हेल्प नहीं करेगा। डंडा सिर्फ आपको बताएगा कितना पानी है, बस आप आगे आगे रख रख के डंडे से मेजरमेंट ले सकते हो, हाँ भाई कितना गहरा है, एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ोगे। हो सकता है पानी साफ नहीं दिखाई दे रहा तो आपको पता लगने के लिए, लेकिन अगर साफ क्लियर पानी है, क्लीन है बिल्कुल, आपको दिखाई देगी सरफेस। तो वो जो इंस्ट्रक्शन आपको देने वाला है वो आप कोई भी नहीं बता रहे हो यार, मुझे सिंपल सी चीज है, नहीं बता पा रहे हो, वेरी बैड। सुनो ध्यान से। वो बोलेगा भैया जूते मोजे ले लो, हाथ में सर पे रख लो, और पैर को रगड़ के चलना, बिल्कुल पैर मत उठाना। अगर पैर उठाए तो उठे हुए पैर को पानी मारेगा जोर से, तुम्हारा एक पैर इधर भाग जाएगा और खदम से गिर पड़ोगे पानी में। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो यही तो इंस्ट्रक्शन थी कि वो आपको बोलेगा भैया, इवन 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 आपको कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं देता ना, अगर अगर आप यहाँ जैसे एंट्री करते हो, जैसे अंदर घुसे, तो इतना तेज रहेगा ना पानी कि आप पैर ऊपर उठाओगे तो आपकी समझ में आ जाएगा यार मामला गड़बड़ है। कॉमन सेंस, यहीं पे आपका कॉमन सेंस काम करेगा। आप बोलोगे नहीं यार, पैर को तो अगर जितना रगड़ के चलूंगा मैं तो मैं बच सकता हूँ। तो यहाँ जरूरत नहीं है कि एक्सपीरियंस ही हो, वो पहले 2 कदम में आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और आप पैर को रगड़ के चलो धीरे धीरे नीचे से, तो भैया ये पैर क्यों रगड़े, क्यों रगड़े बताओ? महक बताएगी पैर को रगड़ के क्यों चला जा रहा है। वही पानी तो वहां भी है, पानी तो वहां भी है, वो पानी क्यों नहीं गिरा रहा तुम्हें?
मैक चली गई क्या? अरे सुन नहीं रही है तो मैं क्या क्या क्वेश्चन है मेरा, तुम्हें मालूम ही नहीं है? मैं बोल रहा हूं तुम्हें कुछ पता ही नहीं है मैंने क्या पूछा है। मैं पूछ रहा हूं नदी को क्रॉस करोगे तो अगर आप पैर को रगड़ के चलते हो जमीन पे पैर को रगड़ के चलते हो तो आप गिरोगे नहीं, और अगर पैर उठा के चलोगे तो गिर जाओगे। तो वो क्यों? ऐसा क्यों? अरे भाई पानी तो आपके घुटने तक भी है, पानी जमीन के ऊपर भी है। लेकिन आप अगर पैर रगड़ के चलते हो तो आप बच जाते हो, आप गिरते नहीं हो। और दूसरी इंस्ट्रक्शन एक और होती है, छोटे छोटे कदम, स्मॉल स्टेप्स। हाँ बोलो। नहीं, बैलेंस का चक्कर कुछ नहीं है, वो पानी जो फ्लो हो रहा है ना, आपके पैर को मारेगा जोर से और आपका पैर दूर दूर चला जाएगा। तो मैं जब अगर ये बोल रहा हूँ कि पैर को रगड़ के चलोगे, क्योंकि वो कांटेक्ट में और वजन रखा हुआ है उसके ऊपर, जब आप पैर उठाते हो तो वजन नहीं होता उसमें। शरीर का वजन किस पे रहता है? जब आप जमीन के ऊपर उसको दबा के चलते हो। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट, जो विस्कोसिटी टॉपिक में आने वाला है, वो मैंने वो पूछना चाहता हूँ मैं, वो आप नहीं बता पा रहे हो। चलो ध्यान दे सुनो, अभी बहुत देर हो गई आप लोगों को बताते हुए। जो सरफेस, पहले ध्यान दे सुनो अभी सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन नाउ। अभी मैं बताने वाला, पूछने वाला काम खत्म। अब आप लोग कुछ बता ही नहीं पा रहे हो ठीक से। एक्सपीरियंस की चीजें हैं सिंपल। अगर मैं लेयर, उस पानी को लेयर में कन्वर्ट करूं, ध्यान से सुनना। लेयर मतलब समझ रहे हो ना? पतली पतली लेयर के लिए समझूं मैं, तो टॉप में, टॉप लेयर जो टॉप ऊपर बह रही है नदी, ऊपर का लेयर सबसे फास्ट होगा, और जो बॉटम मोस्ट है लेयर, वो सबसे स्लो होगा। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के सरफेस के साथ चिपक के चल रहा है पानी। जब चिपक के चलेगा तो उसका क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन होगा तो उसके साथ जब चिपक के चल रहा है तो उसकी उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो होगी या फास्ट होगी? स्लो हो जाएगी। ओके, ये स्लो है। इसके ऊपर एक और लेयर में मान के चलता हूं, उसकी स्पीड कैसी होगी? थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, और यहाँ मैक्सिमम। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई? तो टॉप मोस्ट लेयर सबसे फास्ट होगी और बॉटम मोस्ट सबसे स्लो होगी। बहुत ध्यान से देख लो यहाँ पे। ये क्या है भाई, ये क्या आ गया? यहाँ आपको तीन सरफेस दिखाई दे रही होगी, जरा गौर से देखो। इसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। ये जो एक लेयर है सबसे टॉप वाली है, एरिया ऑफ प्लेट है, मान लो कोई प्लेट है दिया हुआ है, इन प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है डी जेड। पहली और दूसरी का, दूसरी और तीसरी के बीच का भी डिस्टेंस है डी जेड। और ध्यान से सुनो, मैंने बीच वाली यहाँ पे इसने बीच वाली ली है यू। यू मान लो वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये। यू वाला पोर्शन, अगर ये यू है बीच वाली का, तो नीचे वाली का स्पीड क्या होगा? यू माइनस डी यू। डी यू मतलब चेंज। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसने सिर्फ तीन तीन लेयर की बात कर रहा है ये। तो सबसे नीचे वाली लेयर में सबसे कम होगा। बीच वाली को अगर मैं यू यू लेना शुरू करता हूं, तो ऊपर वाली लेयर में क्या होगा? यू प्लस डी यू, मतलब थोड़ी सी स्पीड ज्यादा। यू तो रहेगा ही रहेगा, साथ में थोड़ी सी ज्यादा, यू प्लस डी यू। तो नीचे वाली में क्या रहेगा? यू माइनस डी यू, थोड़ी सी कम। अरे यार बोलो यार, समझ में आया तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो। हाँ हाँ हाँ, आ गया, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो यहाँ बता रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द लेयर एट डिस्टेंस डी जेड, तो ये डी जेड का डिस्टेंस है, देख लो ये आपस में एक दूसरे के बीच में लैमिनार जो है उसके, इज गिवन बाय द अमाउंट। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मिनट। द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी की बात करता है, ऑफ लेयर एट डिस्टेंस डी जेड। अगर डिस्टेंस डी जेड है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंजेज वैल्यू कितनी है? डी यू। चेंज वैल्यू डी यू, मतलब ओरिजिनल यू है तो चेंज वैल्यू कितनी है? डी यू। तो यू प्लस डी यू होगा या यू माइनस डी यू होगा? तो इसको क्या बोलता है? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय द अमाउंट डी यू बाई डी जेड। डी यू बाई डी जेड, इनफैक्ट इसमें भी कैलकुलस घुसा दिया है। ठीक है, डी यू तो डिस्टेंस है,
उनके बीच का, और डी जेड क्या है, वेलोसिटी, सॉरी डी जेड क्या है, डिस्टेंस है उनके लैमिनार के बीच का, और डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, आगे बा, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर। भाई अगर लेयर का फ्लो बना के रखते हो, लेयर जो ऊपर की लेयर है फ्लो बना रहेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स इज टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लेयर्स। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, जो लेयर ऊपर से नीचे वाली लेयर के साथ में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी बात कर रहा है। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लेयर्स एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फोर्स कितना लगेगा, जितना उसका एरिया होगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, कितना कॉन्टेक्ट में, एक लेयर दूसरी लेयर से कितना कॉन्टेक्ट में। ठीक है, आप कोई भी चीज ले लो, आप थोड़ा कांटेक्ट में होगा, अगर ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा कांटेक्ट में होगा तो फोर्स कम लगेगा, लेकिन ज्यादा ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा तो ज्यादा लगेगा। फोर्स टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया रहेगा, ज्यादा एरिया ज्यादा फोर्स। अब इसको क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साथ में ये भी बोल रहा है कि एरिया तो हो गया ये, अब बोला है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डी यू बाई डी जेड, वेयर डी यू बाई डी जेड इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, द चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। बात समझो आप, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डी यू, और डिस्टेंस कितना है, डी जेड, तो इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू डी यू बाई डी जेड। और जबकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसका लेंगे ईटा, ये क्या है, एन जैसा दिख रहा है, लेकिन एन मत बना देना आप, एन नहीं बनाना, एन जैसा बना के थोड़ी सी इसकी चोंच बाहर निकाल देना और नीचे कर देना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ईटा ए डी यू बाई डी जेड। ये फॉर्मूला है, ये हो सकता है आपके काम आए, जब आप हायर क्लासेज में जाओगे तब आप पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलता है, ईटा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी। भाई वेलोसिटी फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट इज यूनिट एरिया। अगर दोनों चीजें 1 1 ले लिया तो फोर्स भी 1 आएगा। भाई फोर्स एफ इज इक्वल टू ईटा, और फिर आपने क्या क्या लिया, एरिया लिया है, एक मिनट, एरिया लिया, और यहाँ पे क्या लिया, डी यू बाई डी जेड, है ना, बात समझ रहे आ रही कि नहीं। तो ये क्या बोलता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को यूनिटी ले लो, इसको यूनिटी ले लो, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है ना। और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो भी यूनिट एरिया ले लो 1, ये भी 1 है। तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जो ईटा लिखा है ना वो उसके इक्वल हो जाएगा। अब आप फिर से देखो, फिर पढ़ो, समझ में आएगा। ईटा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एंड विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज द फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिटी एंड द एरिया ऑफ कांटेक्ट इज यूनिट एरिया। सो दिस इज मेजर बाय ऑफ विस्कोसिटी, और इसकी एसआई यूनिट है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की 1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, मतलब ये है विस्कोसिटी का। और पास्कल सेकेंड भी बोल सकते हो उसको, 1 kg पर मीटर पर सेकेंड। अरे कलर चला गया फिर, पहले बताओ आप ये विस्कोसिटी को समझ में भी आ रहा है कि नहीं। हाँ, समझना जरूरी है। ये पॉइज भी बता रहा है, पॉइज क्या होता है, थोड़ी यूनिट्स वगैरह आप याद कर लेना, ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम में है ये, सेंटीमीटर ग्राम वगैरह जो होता है ना, और फिर उसको केजी मीटर पर सेकेंड में करोगे तो इसमें कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। 1 ग्राम को क्या करोगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और सेकंड पर सेकंड तो सेम है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 1/10 आ जाएगा ये, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेज। मैंने आपको बताया था ना अभी कि जैसे टेम्परेचर राइज करोगे विस्कोसिटी, विस्कस जो है प्रॉपर्टी कम हो जाती है। अगर आप ध्यान दो, तेल जब गर्म हो जाता है ना, जब तेल बहुत गर्म कर, पहले आप तेल, ठंडे तेल को देखो, जो भी तेल आपके घर में यूज होता है, लेकिन जब बॉयल हो रहा हो, कुछ पूड़ी वगैरह तल रहे हो आप, तो उस समय देखना आपकी उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज एज द टेम्परेचर राइज बिकॉज एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तेल तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी एंड कैन ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से विस्कस बना हुआ था, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगे, आपस में इंटरेक्शन कम रहेगा, तो वो स्लिप होंगे फास्ट।
स्लिप पास्ट वन अनदर बिटवीन द लेयर, तो एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर में तेजी से वो स्लिप होंगे और विस्कोसिटी हो जाएगी कम। तो मेरे ख्याल से समझ में बात आ गई होगी। अच्छा, बीच में मैंने एक छोटा सा पोर्शन वेपर का छोड़ दिया था, मैं उसको खत्म ही कर देता हूँ। थोड़ा सा है, जानते हो कितनी देर का? 5 मिनट का। पढ़ा दूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थक गए क्या? थक गए हो क्या? बोलो। 5-10 मिनट का है, बोल मैं रहा हूं यार, आप लोग थक गए। चलो, वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशर होता क्या है? चलो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक कोई कंटेनर ले लो और उस कंटेनर में आपने, ये क्या आ गया? अरे यार, कहां से सेव हो गया इसमें? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटेनर लिया आपने, ये लिक्विड है, मान लो पानी है, कुछ भी है, एक लिक्विड है, इतना है बस। अब इसके बाद एक टाइट फिट वो लगा दो, लिड लगा दो इसके ऊपर, बिल्कुल फिट, क्या बोलते हैं उसको, एयर टाइट। बताओ क्या होगा? हाँ, जस्ट 10 मिनट। अरे 5 मिनट में खत्म हो रहा है। हाँ भाई, अब क्या होगा इसके अंदर, बोलो, कम ऑन, जल्दी करो यार फटाफट। नहीं, एक 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 क्या बोले? हाँ, कंटेनर फूला हुआ। अरे भाई, ग्लास का कंटेनर है, मान लो ग्लास है, ये पूरा सॉलिड ग्लास, फूला हुआ कैसे लगेगा? चलो भाई ध्यान से सुनो, बाहर से इसका कांटेक्ट खत्म हो चुका है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कुछ भी होने दो, डजंट मैटर, डजंट मैटर, इसमें से एवेपरेट होना शुरू हो जाएगा। एवेपरेशन, ध्यान से सुनना, एवेपरेशन होगा। और एवेपरेशन के लिए टेम्परेचर बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है बताऊंगा मैं अभी आपको। मान लो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ध्यान से सुन लो, तो इसके अंदर ध्यान देना, ये कंटिन्यूअसली वेपर बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, एक टाइम आएगा एवेपरेशन बंद, स्टॉप हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हो क्या सचमुच एवेपरेशन बंद हो गया है? इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं लोग बाग, इक्विलिब्रियम लोग बाग पढ़ रहे हैं, केवी हाकिम पेट वाले, चलो बताओ। तुक्के मत मारो, हाकिम पेट वाले बताएंगे, चलो जल्दी, ये बेचारे तुक्के मारेंगे फालतू में क्यों। हाकिम पेट, बोलो, सुनो ध्यान से। अब क्या होगा, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एवेपरेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, एक टाइम आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके, किसके, वेपर के, मतलब कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे वेपर के और कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे वाटर में या लिक्विड में, जो भी आप नाम दो, जरूरी नहीं कि पानी ही लेना है, कुछ भी ले लो आप। तो क्या एक समय जब एवेपरेशन शुरू हुआ था तो क्या बंद हो गया? कभी नहीं बंद होता, याद रखना। लेकिन लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम, एक टाइम आ जाएगा जब उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो पार्टिकल है वेपर के और नंबर ऑफ पार्टिकल वाटर के, अब वो एक नंबर पे आके रुक जाएंगे, अब फर्दर नंबर नहीं बढ़ेंगे, वेपर के पार्टिकल अब नहीं बढ़ेंगे जब वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो क्या इक्विलिब्रियम, तो क्या वेपराइजेशन बंद हो गया? नहीं बंद होता।
फिर क्या होता है, अब आप सोचोगे यार बढ़ भी नहीं रहे और हो, सर बता रहे हो भी रहा है, वो होता रहता है, ये वेपर वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा और ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन जो रेट है वो सेम रहेगा। सेम रेट से वाटर से वेपर बनता रहेगा और वेपर से वाटर बनता रहेगा, कंटिन्यू बनता रहेगा, कंटिन्यू, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि वेपर के पार्टिकल उतने ही रहेंगे, कितने पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैंने माना तो। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं इस काम को 30 डिग्री पे लेके आ जाता हूं। अब क्या होगा, अब वेपर के और बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है, और क्या है। तो 30 पे भी एक अब नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जो वेपर के पार्टिकल जो है 20 वाले से थोड़ा बढ़ जाएंगे, और क्या, ये बढ़ जाएगा, थोड़ा वेपराइजेशन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइजेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर, ये जो वाटर वेपर है वो बढ़ जाएंगे, पानी थोड़ा कम हो जाएगा, पानी थोड़ा कम हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा, फिर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ध्यान देना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बार बार अटेन करता है, बार बार अटेन करता है। मान लो 40 डिग्री कर दो, फिर से वेपर ज्यादा बनेंगे और पानी थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर से वेपर, एक टाइम आएगा जब वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। वो अभी, अब ये एक्चुअली क्या है, ये सब जो पढ़ रहे हो ना, ये बहुत सारी चीजें मैं मिक्स कर देता हूँ, सो दैट जब मैं आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा मुझे बताना नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। हाकिम पेट कुछ बोलते नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं सर पूछ ना ले। अरे भाई मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए पूछता हूँ। एनीवे, तो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अब एक चीज बताओ मुझे, फिर से एक चीज पूछूंगा मैं। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट, सुनना ध्यान से। आप में से किसी से ये पूछूं कि भाई व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या बताते हो, बोलो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, हाँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछूंगा तो आप बोलोगे इट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट एट विच वाटर बॉइल्स, है ना। हाँ, लेकिन जो मजेदार बात बोलनी है वो आप नहीं बोल रहे हो, जो 9th क्लास में भी पढ़े हो, वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। जब एटमॉस्फेरिक के इक्वल जब हो जाएगा तभी कंटेनर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, जब इक्वल, तब जाके वो बॉयल होना शुरू होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा तो बॉयल नहीं होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं, पहाड़ों पे प्रेशर कम होता है, अभी एक दिन पहले बताया था शायद मैंने, पहाड़ों के ऊपर प्रेशर कम होता है। जब आप ऊपर पहाड़ पे चले जाते हो तो वहां पे पानी जल्दी बॉयल हो जाता है। क्यों बॉयल हो जाता है, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम है। तो कम प्रेशर पे बॉयल हो जाता है, और कम प्रेशर पे बॉयल होगा तो कम टेम्परेचर पे भी बॉयल होता है। इसीलिए दाल नहीं गलती, मैं बार बार समझाता हूं आपको। कम हीट, बहुत कम कम हीट पे बॉयल हो रहा है पानी। पानी स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट करो, जस्ट 5 मिनट। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ अपने एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर कोई ये बोले कि भाई 1 बार प्रेशर, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए। अब वो कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हो, अब आप चेन्नई में हो तो वहां का एटमॉस्फेयर है ना, या आप मसूरी में हो तो वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, भाई दोनों का तो अलग अलग है ना। तो फिर ऐसे में क्या होता है, बार प्रेशर यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेरिक नॉर्मल जो प्लेन एरिया के प्रेशर बता रहा, वो भी सरफेस एरिया, कौन सा, सी लेवल काउंट करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर, मुझे नहीं मालूम आपको पता है या नहीं, रेलवे स्टेशन के ऊपर जो बड़ा सा बोर्ड लगा होता है ना, जिसपे स्टेशन का नाम लिखा होता है। हेलो, सुन रहे हो कि नहीं मेरी बात। कभी उस पे देखा, सी लेवल हाइट लिखा होता है वहां, वो स्टेशन सी लेवल से कितनी हाइट पे है, पता है कि नहीं ये बात। हाँ,
तो अगर वो वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेते हो तो उसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और अगर 1 बार प्रेशर पे लेते हो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए बोल रहा है क्योंकि 1 बार प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, 1 बार कम होता है, याद रखना। देन द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब आगे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज स्लाइटली लोअर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है और स्टैंडर्ड वाला कब होता है? 1 बार पे, और 1 बार इज ऑलवेज लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद करो, मैंने बताया था ये। भाई समझ में भी आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, यहाँ आगे भी बता रहा है कि 1 बार प्रेशर होगा तो स्लाइटली लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक, यहाँ लिखा है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा हम यही बात करते हैं ना, 370 300 डिग्री। लेकिन अगर हम 1 बार प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर कम हो गया, तो कम हो गया तो वो बॉयल भी कब होगा? 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा, थोड़ा सा कम। और अब एक चीज सुनना ध्यान से, अभी आजकल डिस्पोजल सिरिंज आती है। क्या आती है? हाँ, डिस्पोजल सिरिंज। तो डिस्पोजल सिरिंज अब आती है, लेकिन एक समय था आज से करीब 20 इयर्स पहले समझ लो, ये डिस्पोजल आनी हुई सिर्फ 15 लास्ट 15 ईयर के बाद। अभी आजकल तो कोई यूज ही नहीं करता। पहले क्या होता था, एक डब्बा होता था, इसमें बड़ा सा डब्बा। बात कर रहा हूँ मैं कहाँ की? हॉस्पिटल की, सिक क्वार्टर की। वहाँ पे नर्स क्या करेगी, जितनी भी सिरिंज है और नीडल, सिरिंज मतलब जो पिस्टन जैसा होता है उसकी बात कर रहा हूँ, नीडल जो पता ही है। इस नीडल और सिरिंज को, खास करके नीडल को क्या करते थे, नीडल फिट होते थे अलग अलग। सिरिंज एक ही रहेगी, पिस्टन एक ही रहेगा, और इसका इसका जो यहाँ पे नोजल पे ना एक यहाँ पे सुई लगा देते थे, बस अटैच कर देते थे। तो ये पूरी की पूरी सुई, मान लो वहाँ पे 50 सुई है या 25 सुई है, उन सबको क्या करते थे, एक कंटेनर में बंद कर देते थे, थोड़ा सा पानी रहता था, और फिर उसको करते थे बंद। बंद मतलब उसके ऊपर प्रेशर लगाते, जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है, ऊपर क्या विसल सीटी रख देते हो ना। जब आप सीटी रख देते हो तो क्या कर रहे हो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में उतना प्रेशर और रख देते हो। बोलते भैया तो जब तक अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाएगा, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाएगा, फिर उसके बाद उस वजन के बराबर होगा, जब तक अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, हीट लेता रहेगा, प्रेशर बढ़ता है, और आपकी दाल गल जाएगी बिल्कुल बढ़िया से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, देयरफॉर लिक्विड एट हाई एल्टीट्यूड बॉयल एट लोअर टेम्परेचर, पहले ही बॉयल हो जाता है, in comparison to that of the sea level. Since water boils at low temperature on hills, the pressure cooker is used for cooking food. नहीं तो गलेगी नहीं दाल। फिर क्या होगा, इन हॉस्पिटल्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टरलाइज्ड। कैसे स्टरलाइज करते थे? इन ऑटोक्लेव्स, ऑटोक्लेव्स बोलते थे उसको, इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज। भाई कैसे कर दोगे इंक्रीज? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, उसके ऊपर और वेट रख देते थे, यूजिंग वेट कवरिंग द वेंट। वेंट के ऊपर कवरिंग, वेंट का मतलब प्रेशर कुकर की नोजल देखिए ना ऊपर की तरफ से, और उसी के ऊपर तो सीटी रखी जाती है। जब प्रेशर एक्सेस होगा तब वो सीटी को उठा देता है, तब उसके अंदर से प्रेशर रिलीज हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बॉइलिंग डज नॉट ऑकर व्हेन लिक्विड इज हीटेड इन क्लोज वेसल, ये बात भी समझा दी। ऑन हीटिंग कंटिन्यूअसली वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, पता है बात। एट फर्स्ट अ क्लियर बाउंड्री इज विजिबल, ये बात मैं भी थोड़ी देर पहले बताया था मैं। सबसे पहले क्या होता है, एट फर्स्ट क्लियर बाउंड्री इज विजिबल, पहले क्लियर बाउंड्री दिखाई देगी लिक्विड और वेपर की, और जैसे जैसे आपका वेपर बनता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो अब वो डेंस होता चला जाएगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल गो टू द वेपर। बात समझ रहे हो कि नहीं? आज कंटेनर है हमारे पास, इसके अंदर पानी जमा पानी है और इधर वेपर बन रहे हैं।
अब अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो क्या होगा, वेपर और बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते, जो बाउंड्री पहले दिखाई दे रही थी, मान लो ग्लास का है ये, आप बाहर से देख पा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, अभी इसके अंदर वेपर बढ़ते चले जाएंगे ऊपर की लेयर में, और धीरे धीरे जो बाउंड्री लेयर पहले दिखाई दे रहे थे अब दिखानी बंद हो जाएगी, एंड डेंसिटी ऑफ वेपर राइजेस, तो वेपर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। एट द सेम टाइम लिक्विड बिकम्स लेस डेंस, अब लिक्विड कम डेंस दिखाई देगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर बन चुके हैं। इट एक्सपेंड्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा होते हैं, वो खत्म होने लगी है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो व्हेन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर बिकम सेम, अब बात को समझना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर बिकम सेम, अब दोनों की डेंसिटी जब इक्वल हो जाएगी, द क्लियर बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर डिसअपियर, अब दिखनी बंद हो जाएगी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि दोनों की डेंसिटी इक्वल हो चुकी है, अबाउट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेक्शन 5.10। किधर देखे थे हम, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, ये आप देख लेना ढंग से, इथाइल अल्कोहल, वाटर, इन सब के बारे में बता रहा है किस तरीके से प्रेशर बनता है। तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, बहुत देर से बॉयल होता है पानी, पानी देखो 373 पे बॉयल होगा, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल देखो कहाँ हो रहा है, 351 पे हो रहा है, और ये क्या है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड 349 पे हो रहा है, और ये क्या है, डाई इथाइल ईथर 308 पे, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल की बता रहा है वेपर कब बनेंगे, तो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है इनका, इस पर्टिकुलर, अब ये क्या क्या प्रेशर लिया देखो, याद है कल मैंने कुछ बोला था, 760 mm ऑफ Hg, याद आया, ये 760 ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, वही 760 है जिसपे बॉयल होता है वो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी है, आप इसको पढ़ना, ठीक है, मैंने पूरा नहीं, थोड़ा बहुत शायद तो छूट गया होगा, लेकिन सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, हर चीज एक्सप्लेन की है। तो मेरी कोशिश थी, जो बच्चे आगे जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं वो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, जब भी उनको मौका मिले प्लीज पढ़ डालो, बेशक इट इज नॉट इन सिलेबस इन दिस ईयर। याद रखना, क्या वेपर प्रेशर जिंदगी से खत्म हो गया, नहीं, कभी नहीं। जितनी बातें आप पढ़े, जिन लोगों को ये बोल के समझा दिया गया भाई सिलेबस में नहीं है, उनको ये बातें समझ में आएंगी, बताओ। मैं भी पल्ला झाड़ लेता, अरे छोड़ो यार सिलेबस में नहीं, छोड़ दो, मजे करो, तुम भी मजे करो, मैं भी मजे करूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट अच्छा पढ़े। तो अब आज की क्लास बंद, काफ़ी लंबी हो गई है, तो समाप्त करूँगा, ओके। कल से क्या पढ़ना चाहोगे बोलो, फिजिक्स शुरू करवा दूँ, चले गए क्या, फिजिक्स भी शुरू करवा दूँ क्या, बोलूँ उनको, है ना। तो चलो देखता हूँ मैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों शुरू करेंगे, क्या करेंगे कैसे करेंगे देखते हैं, ओके। मैं सोच रहा हूँ इनकी केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम शुरू कर दूँ। याद रखना, जब भी मैं पढ़ाऊंगा ये मत बोलना सर दोबारा पढ़ाओ, बढ़िया पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम दो, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। क्या वो सिलेबस से हट जाएगा, इस बार तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या सिलेबस से हट जाएगा क्या, अरे आगे तो आएगा ना। तो ये मत सोचो कि उनका सिलेबस है, मेरा सब आपका ही है, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। तो चलो यहीं पे क्लास समाप्त करेंगे, कल देख लेंगे, कल बात डिस्कस करेंगे क्या पढ़ाना है क्या नहीं, आगे बढ़ेंगे, ओके।